तो सबसे पहले हम देखते हैं जेपी मनरो को, जो एक आर्ट गैलरी में कुछ खरीदने जाता है। वहाँ उसे एक स्टैचू दिखती है जिसे देखकर लग रहा था कि इसे बनाने वाले ने इस पर बहुत टाइम लगाया है, जो कि देखने में काफी अच्छा भी दिख रहा था। लेकिन उस पर ये पिनहेड की शक्ल क्या कर रही है। पास गया तो पता चला कि उसमें तो वो लेमेंट पजल बॉक्स भी कार्व्ड है। जेपी को वो स्टैचू या पिलर जो भी कह लो वो पसंद आ जाती है, जिसकी अच्छी खासी रकम देकर वो उसे खरीद लेता है। वहीं हम जोई नाम की न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, जिसकी रात थोड़ी बोरिंग जा रही थी क्योंकि उसे कोई स्टोरी रिपोर्ट करने को नहीं मिल रही थी। तभी उसके कैमरामैन डॉग को फोन आता है दूसरे न्यूज रिपोर्टर का, इसलिए वो उसके पास अपना कैमरा लेकर चल देता है। कुछ देर बाद जोई घर के लिए निकलने लगती है, तब वहाँ एक पेशेंट को लाया जाता है, जिसे देखकर जोई की हालत खराब हो गई थी। उसके बॉडी में दुनिया भर के चेन्स घुसे पड़े थे। उसके साथ एक लड़की भी थी जो बार बार कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है। जोई को लगा यही है आज की उसकी इंटरेस्टिंग न्यूज, लेकिन तभी उसने इमरजेंसी रूम से पेशेंट के चीखने की आवाज सुनी और जब उसने उसे देखा तो उसे दिखा कि उस पेशेंट की बॉडी से अटैच्ड चेन्स उसे बुरी तरह दर्द दे रहे हैं और देखते देखते उन चेन्स ने उसका सर फाड़ दिया। ये सब देखने से पहले जोई ने उस लड़की को रोका था जो पेशेंट के साथ आई थी। उसका नाम था टेरी। जोई के पूछने पर वो कुछ नहीं बोली, बस उसने इतना कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, लेकिन बातों बातों में उसने एक जगह का नाम मेंशन किया था जो था द बॉयलर रूम। अब उस पेशेंट के साथ क्या हुआ ये तो हमें पता ही है कि वो सेनोबाइट्स का शिकार बन गया, लेकिन ऐसा हुआ कैसे ये आगे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले गाइज, मेरा नाम है चरण, आप देख रहे हैं खूनी मून चैनल और स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा हेलरेजर 3 हेल ऑन अर्थ का। हेलरेजर फ्रेंचाइज की थर्ड फिल्म और सेकंड पार्ट की सीक्वल हेलरेजर 3 हेल ऑन अर्थ 1992 में रिलीज हुई थी, जो एक हॉरर फैंटेसी फिल्म है। इसके पिछले दोनों पार्ट्स चैनल पर अवेलेबल है, जिनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। पहली दो फिल्म्स में क्लाइव बारकर राइटर्स में से एक थे, लेकिन इसमें उन्होंने स्टोरी लिखने का काम नहीं किया और इसी वजह से इस फिल्म से फ्रेंचाइज का डाउनफॉल शुरू हो गया, जो कि आप इस वीडियो को देखकर ही समझ जाओगे। हालांकि ये फिल्म तो फिर भी आगे के पार्ट से काफी अच्छी है और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं क्यों पूरी फ्रेंचाइज को कवर नहीं कर रहा। ज्यादा से ज्यादा 5th पार्ट तक फिल्म्स देखने लायक हैं, अगर बाकियों को आप ना ही देखो तो बढ़िया रहेगा। और अब अगर इस पर डिमांड भी आए तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि एक बार उन मूवीज को झेल गया वही बहुत बड़ी बात है, दोबारा नहीं देख पाऊंगा। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और इसी के साथ चलिए चलते हैं इसकी स्टोरी की ओर। सेकेंड पार्ट के एंड में हमने देखा था कि चेनार्ड के घर से सामान ले जाते हुए मूवर्स में से एक को लपेट लिया गया था और दूसरे के साथ क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पिलर ऑफ सोल्स जरूर प्रकट हो गया था जिसमें पिनहेड का सर भी था। अब वापस आते हैं इसकी स्टोरी पर। तो जोई के सामने इतनी मिस्टीरियस डेथ हो गई जिसे देखकर वो चुपचाप घर में जाकर सोने तो नहीं वाली, इसलिए वो पहुंची द बॉयलर रूम पर, जो एक नाइट क्लब है। वहाँ वो इधर उधर से टेरी के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि टेरी जेपी की गर्लफ्रेंड है, वही शुरू वाला जेपी। और जेपी और कोई नहीं बल्कि इस क्लब का ओनर है। एक बंदा उसे जेपी का ठिकाना बताता है और फिर वो पहुंचती है जेपी के पास। जेपी पूरी अय्याशियों में लगा हुआ था। जोई उसे अपना नंबर देकर उससे टेरी के बारे में पूछती है और कहती है कि अगर उसे कुछ पता चले तो उस नंबर पर कॉल करे। जेपी उसे पे लाइन मार रहा था जिसे जोई ने रिजेक्ट कर दिया। और यही नहीं, टेरी भी उसी रेस्टोरेंट में दूसरे टेबल पर बैठी सारा तमाशा देख रही थी। इसके बाद जोई घर आकर सोती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपने डैड को देखती है जो किसी वॉर में सोल्जर थे। उसे वहां से एक हेलीकॉप्टर भी गुजरते हुए दिखता है जो सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने आया था, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उसके फादर को लिए बिना ही चला जाता है जबकि उसके फादर जिंदा थे। वो हेलीकॉप्टर को रोकती है लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है क्योंकि उसे कॉल आ रहा था टेरी का। टेरी ने कहा कि वो जोई को इन्फॉर्मेशन देगी, लेकिन बदले में उसे आज रात सोने का ठिकाना चाहिए क्योंकि जेपी की हरकतें देखकर उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है। इसलिए जोई उसे अपने अपार्टमेंट पर बुला लेती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जोई के पैदा होने से पहले ही उसके फादर वियतनाम वॉर में शहीद हो गए थे, इसलिए इसे उनके डेथ के सपने आते रहते हैं क्योंकि ये उसके लिए एक मिस्ट्री है कि ऐसा सच में हुआ भी था कि नहीं, और हुआ भी था तो कैसे हुआ था, क्या इसमें उनकी गलती थी या किसी और की, ये ना कभी उसे पता चलेगा ना हमें। टेरी बातें घुमा रही थी, उस बंदे के बारे में बात करने में उसकी हालत खराब हो रही थी। फिर भी जोई के जोर देने पर उसने बताया कि मैं जैसे
जैसे ही क्लब से बाहर निकली तो वो सड़क पर गिरा पड़ा था। साला चोर था, पक्का उसने उस स्टैचू में से ये बॉक्स चुराया होगा, क्योंकि मरने से पहले वो कह रहा था कि वो चेन्स इसमें से निकले हैं। वहीं क्लब में जेपी की नजर उसी स्टैचू में पड़ी, लेकिन उसमें एक छेद हो रखा था। जेपी ने उसमें अपना हाथ डाला तो एक चूहे ने उसे काट लिया, जिसे छुड़ाने के चक्कर में उसका ब्लड जाकर स्टैचू पर गिरा और उसका ब्लड ट्रेवल करके पिनहेड के मुंह के अंदर चला गया। ये सब उसने भी देखा, जो कि उसे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। अगले दिन टेरी नाश्ता बना रही थी ताकि जोई को ऐसा ना लगे कि ये मुफ्त में रह रही है घर में। वो जिंदगी में पहली बार किचन में घुसी थी, जो किचन के हालात ही बता रहे हैं, इसलिए जोई ने कहा तू छोड़, मैं कर लूंगी। कुछ देर बाद उसने जोई को स्टैचू के बारे में बताया। उसने बताया कि उसी ने उस आर्ट गैलरी में वो स्टैचू देखा था और जेपी से उसे खरीदने को बोला था। जोई ने कहा ये हुई ना बात, चल अब जल्दी से मुझे उस आर्ट गैलरी तक लेकर चल। दोनों जल्दी से वहां पहुंच गई, लेकिन गैलरी बंद थी। वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग बंदे ने उनको बताया कि इसका ओनर पिछले 1 महीने से हवाई में है और तभी से ये बंद पड़ा है, लेकिन जेपी ने तो कुछ ही दिनों पहले वो स्टैचू यहाँ से खरीदा था। खैर, दोनों पीछे के दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर घुस जाती हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि ये जगह तो स्कैम है। यहाँ आधे से ज्यादा चीजें तो चोरी का माल है, जिसे आर्ट के नाम पर महंगे दाम में बेचा जा रहा है। वहाँ उन्हें एक फाइल भी मिलती है जो थी एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल की, जिसका नाम था चेनार्ड इंस्टीट्यूट। जी हाँ, वही इंस्टीट्यूट जहाँ पिछले पार्ट में सारे कांड हुए थे। उसमें उन्हें पजल बॉक्स की स्केच मिलती है, जिसे देखकर उन्हें लग रहा था कि ये उनके काम आएगा, तो उन्होंने सोचा इस फाइल को ले चलते हैं। अब अगर आप नहीं समझे कि ये फाइल यहाँ आई कैसे, तो देखो, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सेकंड पार्ट के एंड में पिलर ऑफ सोल्स मैट्रेस में से निकला था, तो अब क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी सामान चोरी का है, तो हो सकता है कि जब वहाँ पिलर अपीयर हुआ होगा तो वो एक स्टैचू बन गया होगा, जिसे चुरा कर यहाँ लाया गया होगा, और साथ में इन फाइल्स को भी। अब देखो, इस फ्रेंचाइज में ऐसा भी माना जाता है कि उस पजल बॉक्स को जिसके पास जाना होता है वो कहीं ना कहीं से उसके पास पहुंच जाता है। अब इसे डेस्टिनी का हो या कोइंसिडेंस का हो, लेकिन इसके हिंट्स हैं इन मूवीज में। जैसे सबसे पहले पार्ट में जब फ्रैंक उस बॉक्स को खरीदता है तो वो सेलर से पूछता है कि क्या ये मेरा हो गया। सेलर उसे जवाब देता है कि ये तो हमेशा से ही आपका था। और इस पार्ट में भी जब जेपी ने इसे खरीदने के लिए डेरेलिक्ट से पूछा था कि ये तुम्हारा है क्या, तो डेरेलिक्ट का जवाब था कि नहीं, ये तुम्हारा ही है, हमेशा से था। अब पजल जिसके पास जा रही है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी उसके पास अपने आप आना जायज है। तो इन फिल्म्स में ऐसा ही चलता है कि जिसे पजल मिलती है उसे उसके बारे में जानकारी मिलती है, सेनोबाइट्स के बारे में पता लगता है, बॉक्स के फायदे और नुकसान के बारे में पता चलता है, वही सब। मतलब कहीं ना कहीं से ये लोग कुछ ना कुछ कनेक्ट कर ही देते हैं। और अगले पार्ट में तो इन्होंने कहां से कहां कनेक्ट किया है वो देखना आप बस। खैर, उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि अब वो इंस्टीट्यूट बंद हो चुका है। क्लब में जेपी एक लड़की की तारीफों की पुल बांधता है, फिर उसके साथ फैक्स मशीन चलाता है और काम पूरा हो जाने के बाद उससे कहता है कि चल अब अपने कपड़े पहन और निकल यहाँ से। उसके रूड बिहेवियर के चलते वो लड़की उसे गालियों से भरते हुए स्टैचू के करीब जाती जा रही थी, और तभी पिनहेड ने अपने चेन से उसे अपने अंदर खींच लिया और उस लड़की का भी चेहरा स्टैचू पर कार्व हो गया। Jesus Christ. Not quite. ये सब देखकर जेपी की फटकर 32.5 हो गई थी, लेकिन पिनहेड ने बोला कि डर मत, जैसे तूने उसे यूज किया वैसे ही मैंने भी किया। और हम देख ही सकते हैं कि वो अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा था, और अब पिनहेड बहुत भयंकर मैनिपुलेटिव बातें करने लगा था। मतलब किसी भी तरह से सामने वाले को अपनी हेल्प करने में मजबूर कर देना। जेपी उसकी जाल में फंसता उससे पहले उसने उस पर गन तान दिया, जिसे देखकर पिनहेड ने कहा, अच्छा इसी से तूने अपने पेरेंट्स को मारा था ना, क्या करे, पैसों का लालच अच्छे अच्छों को अंधा कर देता है। ये सुनकर जेपी ने उसे ठोक दिया और पिनहेड ने उसे सारी गोलियां गिना दी। जेपी टूट रहा था। पिनहेड ने कहा कि तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करूंगा। हर वो चीज जिसकी तुझे कभी चाह थी वो मैं तुझे दिला सकता हूँ। मतलब जैसे भी करके वो उसे बहका रहा था, और जेपी उसकी मदद करने के लिए राजी भी हो जाता है। जोई को उन फाइल्स में से कर्स्टी के बारे में पता लगता है और वो चेनार्ड इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल्स को कॉल करके वीडियो आर्काइव्स मंगाती है, जो इसे दी भी जाएगी क्योंकि ये एक न्यूज रिपोर्टर है। टेरी को लगा उसका काम इतना ही था, इसलिए वो वहां से जा रही थी, लेकिन जोई ने उसे रोक कर कहा कि तुझे जब तक रहना है तब तक तू यहाँ रह सकती है। अगले दिन जोई से डॉक मिलता है, जो उसे कर्स्टी वाला वीडियो टेप देता है जो इसने कल रात मंगवाया था।
डॉक ये भी कहता है कि अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। जोई उस टेप को प्ले करती है जिसमें थी कर्स्टी। उसमें वो बॉक्स के बारे में बता रही थी कि कैसे उसे पकड़ते ही मानो उस पे उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं, फिर उसके शेप चेंज करने से उसमें से डीमंस निकलते हैं। कुल मिलाकर वो उस वीडियो में बताना चाह रही थी कि वो बॉक्स तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देता। अचानक उस वीडियो के बीच में पिनहेड का ह्यूमन फॉर्म आकर कहता है कि ये जो भी कह रही है सब सच है। जोई ने रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देखा तो वो पार्ट यानी कि ह्यूमन पिनहेड दोबारा नहीं आया। जोई के घर में टेरी की नजर पड़ी पजल बॉक्स पर जो पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था। वो उसे हाथ में पकड़कर कांड करने ही वाली थी कि तभी वहां का फोन बजा और कॉल था जेपी का। जेपी मीठी मीठी बातें बोलकर उससे माफी मांग लेता है और उसे अपने क्लब पर वापस बुलाता है, लेकिन टेरी मना कर देती है। उसका फोन फिर से आता है तो टेरी उसे वॉइस मेल पर डाल देती है और जेपी कहता है कि जोई, मुझे पता लगा कि तुम्हारी जॉब कहीं और लग गई है, मतलब अब तुम मुझे अपना अपार्टमेंट बेचोगी ना। Hey Joey, congratulations. You may not have heard this yet, but you got that job in Monterey. Now you're gonna have to sell me your condo. ये सोचकर टेरी सोचती है कि जोई उसे जेपी के हवाले करके खुद भागने वाली है, इसलिए वो खुद ही वहां से भाग जाती है। अब जेपी को जोई और उसकी जॉब वगैरह के बारे में कैसे पता लगा, तो शायद ये सब उसे पिनहेड बता रहा था, क्योंकि जब उसे जेपी के बारे में भी पता था कि कैसे उसने अपने पेरेंट्स को मारा था, तो उसे जोई के बारे में या इन जनरल किसी के भी बारे में पता ही होगा। पहले हमें भी लगता है कि जोई ने इसे धोखा दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जेपी भी टेरी को मैनिपुलेट कर रहा था और टेरी उसके जाल में फंस भी गई। जोई घर लौटी तो उसे टेरी का गुस्से से भरा नोट मिला। टेरी वापस जेपी के पास चली गई जहां जेपी का उसे पिनहेड के हवाले करने का इरादा था, लेकिन टेरी स्टैचू के पास गई ही नहीं, जिससे जेपी को गुस्सा आ रहा था। टेरी अब भी जेपी के क्लोज आने से हेजिटेट कर रही थी। जेपी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास पूरी रात पड़ी है। इसके बाद जेपी के काफी नाकाम कोशिशों के बाद भी टेरी जेपी यानी स्टैचू के क्लोज नहीं जाती, तो वो खुद उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाने लगता है, लेकिन टेरी उसे एक नकल से मारकर बेहोश कर देती है। स्टैचू में एक जिंदा सर देखकर उसकी फट गई और वो वहां से भाग रही थी, लेकिन पिनहेड ने उसे रोककर उसे भी बहकाना शुरू कर दिया। फिर से वही सब, देख ले मैं तुझे पावर, पैसा, प्लेजर, ये वो सब दिला सकता हूँ, बस एक बार तू इस लल्लू को मेरे पास सरका दे। टेरी के ऐसा करते ही जेपी को होश आ जाता है, लेकिन तब तक पिनहेड अपनी चाल चल चुका था। जेपी के बॉडी में चेन्स के साथ उसके सर में 2 पिस्टन्स फिट कर दिए गए थे। इसके बाद उस स्टैचू में चेंजेस होने लगे, मानो उसमें जितनी बॉडीज थी सब अलग हो रही थी। फिर बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन पिनहेड बाहर आ चुका था और टेरी को तो इसने पहले ही प्लेजर वगैरह का प्रॉमिस दे दिया था और वो उसे टॉर्चर होने पर ही मिलेगा, यानी टेरी का खेल खत्म। वहीं हम फिर से जोई के उसी सपने में आते हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद जोई किसी दूसरे वॉर में पहुंच गई थी। वहां उसे ह्यूमन पिनहेड भी दिखता है, लेकिन वहां इतनी सारी लाशें बिछ रही थी कि उन्हें देखकर जोई की नींद टूट गई। उसे उसके टीवी में भी ह्यूमन पिनहेड दिखाई दिया। वो फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नीचे से रेडियो की आवाज आती है। वो नीचे जाकर चेक करती है तो उसे क्लोजेट में वैसा ही रेडियो दिखता है जैसा हमने सेकंड पार्ट के शुरू में देखा था, जिसमें हिंदी में न्यूज आ रही थी। उसने रेडियो को थोड़ा बहुत ट्यून किया तो उसमें से उसे ह्यूमन पिनहेड की आवाज आई, जिसने उसे अपने खिड़की के पास जाने को बोला। जोई जाती भी है जहां से उसे बाहर का नजारा तो नहीं, लेकिन ह्यूमन पिनहेड दिखाई देता है, ठीक जैसा हमने उसे सेकंड पार्ट में देखा था। वो खिड़की के पार उससे मिलने चली जाती है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी वहां से एक और दरवाजा खुला, जिसके थ्रू वो पहुंची ह्यूमन पिनहेड के घोस्ट के पास, उसी वॉर वाले वर्ल्ड में। पिनहेड का असली नाम था एलियट स्पेंसर। एलियट वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश कैप्टन था और वहां जितनी लाशें पड़ी हुई थी वो सब उसी के बंदे थे जिन्हें वो बचा नहीं पाया। वो बताता है कि उसे जो उसके डैड के सपने आते थे, उन सपनों ने उसे जोई तक पहुंचाया है और उसे यहाँ इस लिम्बो वाले जगह में लेकर आया है जो हेवन और हेल के बीच है। एलियट की आत्मा यहाँ फंसी हुई है, जिसे सिर्फ जोई ही मुक्त कर सकती है, जिसके लिए जोई को एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि एलियट उसकी दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जोई तो कर सकती है। उसने बोला कि तुम्हारी दुनिया में एक मॉन्स्टर ने कदम रख दिया है और वो मैं ही हूँ। What the hell is going on? Hell is exactly what is going on, Joey.
फिर वो उसे लेकर आता है इंडिया में 1921 में, जहाँ उसने वॉर को सरवाइव किया था। और वॉर में इतने डेथ्स, इतनी हिंसा देखकर उसका भगवान और मानवता पर से भरोसा उठ चुका था और वो अदर डायमेंशनल प्लेजर की खोज पर निकल चुका था। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि बॉक्स को खोजने वाला अपने आप उसके पास पहुंच जाता है, ठीक जैसे एलियट पहुंचा हुआ था इंडिया में, जहां से उसने वो बॉक्स खरीदा था। और उसके पीछे जो रेडियो पड़ा है, उसी में हमने हिंदी में न्यूज सुना था सेकंड पार्ट के ओपनिंग सीन में। फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो हमें पता ही है। उस बॉक्स के साथ छेड़छाड़ करना उसे बहुत भारी पड़ा। एलियट को उस बॉक्स में से मॉन्स्टर्स मिले और उस बॉक्स ने एलियट के अंदर का मॉन्स्टर बाहर निकाला। मतलब एलियट का इविल साइड या ऑल्टर ईगो कह लो, अब एक सेनोबाइट बन चुका था। कई सालों तक उसने हेल में लेवाइथन को सर्व किया, उसके लॉ एंड ऑर्डर से बंधे रहकर, क्योंकि हेल के भी कुछ नियम होते हैं। लेकिन फिर एक दिन कर्स्टी ने उसे रिलीज किया, सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके साथियों को भी। लेकिन बाकी सबका ईविल ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, इसलिए वो वहीं खत्म हो गए। पर पिनहेड का ईविल बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए वो साला छुप गया। उसने सही समय का इंतजार किया। और जब एलियट ये सब बता रहा था, तब स्क्रीन पर हम उस पिलर को स्टैचू में बदलते हुए देख पाते हैं। यानी पिनहेड से आने ने खुद को स्टैचू में छुपा कर रिलीज होने का इंतजार किया, और अब हमें पता ही है कि वो इस दुनिया में आ चुका है। एलियट ये भी बताता है कि अब पिनहेड किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानने वाला, क्योंकि अब वो लेवाइथन को सर्व नहीं कर रहा है। यानी उसके रास्ते में जो भी आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। वो पहले से भी और ज्यादा इविल हो चुका है। और अगर आप नहीं समझे अभी तक कुछ भी, तो बस इतना समझ लो कि कर्स्टी के पिनहेड को रिलीज करने से पहले पिनहेड के अंदर एलियट की अच्छाई थी, लेकिन रिलीज के बाद वो अच्छाई बाहर निकल चुकी है जो जोई के सामने खड़ी है। और पिनहेड के अंदर अब बस बुराई बची है। जैसे हर इंसान के अंदर एक बुरा और एक अच्छा साइड होता है, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी है, लेकिन अंदर नहीं बाहर। आई मीन एलियट के बाहर। एलियट का इविल साइड और एलियट का गुड साइड दोनों अलग अलग फिजिकल बॉडी बन चुके हैं, और बुरा साइड अब तबाही मचाने वाला है। लेकिन अब भी उसे रोका जा सकता है। अब पिनहेड चाहता है कि वो जल्द से जल्द उस पजल बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि उसे वापस हेल में कोई न भेज सके, और यही नहीं होने देना है। एलियट ने उसे बताया कि वो तुम्हें बहुत बुरी तरह से मैनिपुलेट करेगा, लालच देगा, उस बॉक्स को तुमसे लेने की हर कोशिश करेगा। लेकिन अगर हमें उसे मारना है तो उसके हाथ में वो बॉक्स नहीं जाना चाहिए। जोई को उसे यहाँ इस लिम्बो वाले रियलिटी में लाना होगा, जहाँ एलियट उससे ज्यादा पावरफुल है। अगर जोई उसे यहाँ ले आती है तो कुछ बात बन सकती है, नहीं तो पिनहेड की पूरी तैयारी है हेल को अर्थ पर लाने की। अब पिनहेड इतना पावरफुल है तो जोई से बॉक्स नहीं ले सकता क्या? इसका जवाब है नहीं। जैसे वैम्पायर्स को जब तक घर के अंदर इनवाइट ना किया जाए तब तक वो घर में घुस नहीं सकते, वैसे ही जब तक पिनहेड को वो बॉक्स जोई अपनी इच्छा से ना पकड़ाए तब तक वो सिर्फ जोई से बॉक्स मांग सकता है, उससे छीन नहीं सकता। यहाँ जेपी के क्लब में कुछ नॉन लिविंग चीजें हिलने लगी थी, क्योंकि पिलर ऑफ सोल्स से निकली सोल्स इनमें घुस चुकी थी। इसके बाद पिनहेड वहाँ जो मैसेकर मचाता है, मतलब किसी को भी बाहर नहीं जाने देता, अपने चेन से हर एक इंसान को एंड लेवल दर्द देता है। बंदे के बंदे मरते हैं, खून की नदियां बहती हैं, और इस प्रोसेस में वो 2-4 नए सेनोबाइट्स भी बनाता है। जैसे वहाँ के डीजे के सर में कुछ कैसेट्स फिट करके उसे बनाता है सीडी हेड सेनोबाइट, और बाकी सेनोबाइट्स को हम आगे देखेंगे। फटाक से उसकी न्यूज भी आ जाती है टीवी पर, जिसे जोई भी देख लेती है, और डॉग को भी टीवी में न्यूज देखने को कहती है। पर डॉग के टीवी में कोई न्यूज आ ही नहीं रही थी। जोई जल्दी से रेडी होकर डॉग को बॉयलर रूम पर बुला लेती है, और डॉग मान जाता है। जोई अपने साथ उस पजल को लेकर वहां से निकल जाती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि टीवी का केबल तो निकला हुआ है। यानी ये सब बस जोई को दिखाया गया उसे बॉयलर रूम तक बुलाने के लिए, इसलिए डॉग के टीवी पर कुछ नहीं आ रहा था। जोई वहां पहुंची तो उसे डॉग की गाड़ी दिखी, लेकिन डॉग नहीं दिखा। वो ऊपर जाती है जहां हद से ज्यादा डेड बॉडीज बिछे पड़े थे। जोई के ये देखकर पसीने छूट रहे थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है, और एक रूम में उसे बहुत सारे जलते कैंडल्स दिखते हैं, और साथ में दिखता है डॉग, जिसके सर की जगह कैमरा फिट कर दिया गया था। खैर तभी वहाँ पिनहेड आ जाता है, जो फिर से अपनी चाल चलने लगता है और पजल बॉक्स के बदले प्लेजर की प्रॉमिस करता है। लेकिन जोई नहीं मानती, उसे इसकी सच्चाई पता है। Just give me the box, and I'll free you from the future. Free yourself from the past. Don't debate with me, girl! Just come here and die while you still have the option of doing it quickly!
पिनहेड उसके हाथों से बॉक्स लेने की कोशिश करता है लेकिन उसे झटका लग जाता है और जोई वहां से भाग जाती है। रास्ते पर भागने के कारण एक टैक्सी से उसका एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन वो तो बच गई पर टैक्सी जाकर टकराई एक पोल से जिसने फाइनल डेस्टिनेशन वाला सीन बना दिया था। जहां से होकर गुजरती वहां डिस्ट्रक्शन होता। एक मैनहोल के ढक्कन ने लैरी की दुकान का बोर्ड उड़ा दिया और इस फ्रेंचाइज ने लैरी नाम के बंदों के साथ बहुत गलत किया है। इसके बाद जब वो फिर से भागी तो उसके पीछे हम एल्म स्ट्रीट कैफे देख पाए जो शायद नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट का रेफरेंस होगा। फिर वो रुकी तो उसके पीछे डॉग पड़ चुका था जो पूरा सेनोबाइट बन चुका था। वो उसे गालियां पे गालियां दे रहा था क्योंकि उसने उसे क्लब बुलवाकर मरवा दिया। बेसिकली डॉग का इविल साइड। इसका नाम है कैमरा हेड सेनोबाइट। वो अपने कैमरा से ही तबाही मचाए जा रहा था। इसके बाद उसने राह चलते बंदे का क्लोजअप लिया और फिर से बढ़ गया जोई के पीछे। जोई को फिर से वही टैक्सी ड्राइवर दिखा जिसे सीडी हेड ने मार डाला। इसके बाद जोई के भागते हुए उसके पास से एक दीवार तोड़कर निकला बारबी सेनोबाइट क्योंकि उसके सर में बार्ब्ड वायर लिपटे हुए थे और ये और कोई नहीं बल्कि क्लब का बारटेंडर है जिसका रोल किया है फिल्म के राइटर पीटर एटकिंस ने। वो अपने मुंह से ड्रैगन्स की तरह आग निकाल रहा था। तीनों जोई को घेर रहे थे और हॉरर के इतिहास में पहली बार बिना बुलाए 3 पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच गए थे जिनको जोई ने भागने को कहा लेकिन वो नहीं भागे। उन्होंने सेनोबाइट्स पर गोलियां चलाई जिससे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और बारबी ने उन पर गैसोलीन फेंक कर उन पर आग उगल दिया जिससे तीनों जलकर मारे गए और जोई तो पहले ही भाग गई थी। कैमरा हेड के लिए बढ़िया एक्शन फिल्म रेडी थी। That's a wrap. जोई भागकर एक चर्च पहुंची जहां उसने फादर से बोला कि उसे डीमंस को वापस हेल भेजना है। फादर ने कहा डीमन वीमन कुछ नहीं होता बेटा। तभी वहां पिनहेड आया और जोई ने बोला Then what the f is that? पिनहेड तो वैम्पायर से भी एक कदम आगे निकला। बिना किसी दिक्कत के वो होली ग्राउंड यानी चर्च में घुस चुका था, वो भी धमाके के साथ। फादर ने उसे क्रॉस दिखाया तो उसने बाइबल का एक वर्स बोला और क्रॉस फादर के हाथ में ही पिघल गया। फिर उसने ऑल्टर पर चढ़कर सब कुछ नीचे फेंका और अपने सर से 2 पिंस निकालकर दोनों हाथों के बीच घुसा लिया और किसकी तरह खड़ा हो गया ये आप खुद ही समझ जाओ। फादर उसे मारने गया तो उसने उसे नीचे बिठाकर अपने चेस्ट से एक मांस का टुकड़ा निकालकर खिला दिया। जोई ने उसे बॉक्स दिखाकर उसे गुस्सा दिलाया और फिर वहां से भाग गई। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची जहां ऑलरेडी पिस्टन हेड और टेरी उसका इंतजार कर रहे थे। टेरी अब बन चुकी थी एक ड्रीमर सेनोबाइट क्योंकि जोई ने जब इसे अपने सपने यानी डैड के बारे में बताया था तो इसने कहा था कि काश मुझे भी सपने आते। कहने का मतलब है कि उसकी जिंदगी इतनी झंड चल रही थी कि उसे नींद आ जाए वही बड़ी बात है, सपने तो छोड़ ही दो। तो अब उसे पिनहेड ने ड्रीमर सेनोबाइट बना दिया है और वो जोई से कहती है कि अब उसे सपने आने लगे हैं। खैर दोनों उसे टॉर्चर करने की पूरी तैयारी में लग गए और तभी वहां पिनहेड बाकी सेनोबाइट्स के साथ पधारा। लेकिन जोई पजल सॉल्व करने में लगी हुई थी और जैसे ही उसमें से बिजली निकली तो सारे सेनोबाइट्स की शामत आ गई। वो पजल सबको एक एक करके अपने अंदर खींच रहा था यानी हेल में वापस भेज रहा था। पिनहेड भी नहीं बच पाया और सारे सेनोबाइट्स गए वापस। जोई ने कहा बस इतना ही था क्या, छे फालतू में एलियट ने डरा दिया इतना। तभी वो अपने फादर के वॉर वाले वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर जाती है। वहां उसे उसके डैड मिलते हैं जो कहते हैं कि जोई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है। जोई कहती है कि आप बस इतना समझ लो कि इसने हमें मिलाया है। वो बॉक्स को अपने डैड को पकड़ा देती है लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है क्योंकि उसने अपने डैड को अपना नाम कभी बताया ही नहीं था और अभी उसके डैड ने उसे उसका नाम लेके बुलाया। इसका मतलब ये पिनहेड था जो उसके माइंड में घुस चुका था। अब एलियट का वर्ल्ड यानी वो लिम्बो भी इसके माइंड का खेल था, इसलिए वो दिमाग पर जोर डालती है और पिनहेड को लिम्बो में ले आती है और यहाँ होता है एलियट के गुड और इविल साइड का आमना सामना। और पिनहेड यहाँ भी भारी पड़ रहा था क्योंकि उसके हाथ में बॉक्स था। उसने जोई को टॉर्चर करना शुरू कर दिया लेकिन एलियट ने उसे बहकाकर उसके हाथ से बॉक्स नीचे गिरा दिया जिससे जोई बच पाई। इसके बाद दोनों की बहस हुई जो एक मेटाफोर है ह्यूमंस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का, जब उसका अच्छा और बुरा साइड आपस में लड़ते हैं। जैसे एलियट ने जोई से कहा था कि उसे यहाँ ले आना, यहाँ मैं उस पर भारी रहूंगा। वैसे ही एक एग्जाम्पल दूं तो इंसान अपने आप से कहता है कि नहीं ये काम आज नहीं करूंगा, इसको कल करूंगा, अभी मन नहीं कर रहा। लेकिन कल जब आता है तो उसे मौत आने लगती है, मतलब वो फिर से मन से हारने लगता है। ठीक जैसे एलियट यहाँ भी पिनहेड से हार गया। पिनहेड ने उसे कंज्यूम कर लिया और फिर से जोई पर
नजर आया, लेकिन फिर भी एलियट ने जोर लगाकर जोई से बोला कि पजल सॉल्व करके हमें हेल में भेज। जोई जल्दी से पजल उठाकर उसे लेवाइथन वाले शेप में ले आई और पिनहेड उस पर हमला करता उससे पहले ही जोई बॉक्स से पिनहेड को स्टैब कर देती है और इसी के साथ पिनहेड फाइनली जाता है हेल में। बॉक्स वहीं गिर जाता है, यानी उस कंस्ट्रक्शन साइट पर, और जोई की जान में जान आती है। वो उसे उठाकर वहां के कंक्रीट पूल में डाल देती है और वहां से चली जाती है। कुछ सालों बाद जब वहां का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था तो वहां जो बिल्डिंग बनी थी उसकी दीवारों पर हम पजल बॉक्स का डिजाइन देख पाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। आई नो इसकी एंडिंग थोड़ी अजीब है, पर अगले पार्ट का इंतज़ार करना, उसमें काफ़ी कुछ पता चलेगा और फोर्थ पार्ट ही लास्ट पार्ट होगा जिसे मैं कवर करूंगा और उसके बाद सीधा 2022 वाली रीबूट, क्योंकि फिफ्थ पार्ट से मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स पूरी साइकोलॉजिकल चली जाती हैं जो कि बिल्कुल भी हेलरेजर की वाइब के साथ मैच नहीं करती और लिटरली हर फिल्म में वही सेम स्टोरी कि एक बंदे के पास बॉक्स आता है, फिर उसके माइंड के साथ खेला जाता है और यही नहीं, पिनहेड तो सबसे बाद में आता है। पहले उसके चेले चपाटे आकर लीड कैरेक्टर को मेंटली हरास करते हैं और पूरे दिमाग का खोसड़ा हो जाता है फिल्म के एंड तक। फिल्म का ना कोई सर ना कोई पैर। इस फिल्म में ही आपने देखा होगा कि इसमें भी माइनर सा ही सही, लेकिन फिल्म साइकोलॉजिकल गई थी, वही गुड और इविल वाला हिसाब। अगर आप फिर भी फोर्थ पार्ट के बाद के फिल्म्स को देखने का सोच रहे हो तो फिफ्थ पार्ट एक बार को देखने लायक है और सिक्स्थ पार्ट में कर्स्टी रिटर्न आती है तो उसे भी एक बार देख सकते हो, लेकिन उम्मीद बिल्कुल मत रखना। खैर, इसकी स्टोरी भी काम चलाऊ थी और ये फिल्म वॉर बेस्ड फिल्म को होमेज है, जैसे अपोकलिप्स नाउ, प्लेटून और बॉर्न ऑन द 4th of July। और बाकी मेरे को रिव्यू करना आता नहीं है तो मैं फालतू का ज्ञान दूंगा नहीं, ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बाकी आपको फिल्म कैसी लगी आप बता सकते हो कमेंट्स में। चलो आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। अब जब पिनहेड का फेस रिवील हो चुका है तो बहुत से रॉन्ग टर्न फैंस ने इस एक्टर को पहचान लिया होगा। ये एक्टर हैं डग ब्रैडली, जिन्होंने रॉन्ग टर्न 5 में मेनार्ड का रोल किया था। ये फिल्म इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म थी जिसे यूके के बाहर यूएसए में शूट किया गया था। वो चर्च वाले सीन के लिए बहुत कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा था डायरेक्टर हिकॉक्स को और उन्हें किसी भी रियल चर्च में वो सीन शूट करने की परमिशन नहीं मिल रही थी, इसलिए आखिर में उस सीन के लिए सेट बनाया गया और तब जाकर वो सीन बनी। क्रिएटर क्लाइव बार्कर नहीं चाहते थे कि हिकॉक्स इसे डायरेक्ट करे क्योंकि वो जनरली हॉरर कॉमेडी फिल्म्स बनाते थे और क्लाइव को इस फिल्म के लिए सीरियस टोन चाहिए था, लेकिन फिर भी हिकॉक्स ने इसे डायरेक्ट किया। और सच बताऊं तो कॉमेडी एवरेज थी फिल्म में, क्योंकि पिनहेड पूरे मस्ती वाले मूड में आ गया था, जिसे मर्जी उसे मार रहा था और यही चीज डरा भी रही थी कि साला अब ये कुछ भी करेगा। तो हाँ, दैट वर्कड, डर भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। तो यही थे इसके कुछ फैक्ट्स। वीडियो वैसे ही काफी लंबी हो चुकी है तो इसलिए इसे यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और इसी के साथ योर हॉरर होस्ट एंड घोस्ट साइनिंग ऑफ।